Hello everyone. Now student, in chapter number 12, friction, we are taking the same topic of force of friction under that factors affecting friction. यानी पिछले सेशन में हमने देखा था कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्शन, उसको और डिटेलिंग में हम पढ़ेंगे आज. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो वो जो एक्टिविटी थी हमारी 12.3 वाली, उसको हम कंटिन्यू करेंगे. इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम. दैट मीन्स ये वाला जो डायग्राम अगर आपने देखे होंगे तो इंक्लाइन प्लेन जो हमने बनाया था, सिर्फ टेबल का लिया था तो पेंसिल कहाँ तक गई थी, यहाँ तक गई थी. और क्लॉथ बिछाया था, देखो फिगर नंबर 12.4 में बीच वाले इसमें, तो ये थोड़ा सा बीच में आ गई, मतलब फ्रिक्शन डेवलप हो गया यहाँ पे, है ना. उसी को हम कंटिन्यू करें. Why is the distance covered by the pencil cell different every time? Try to reason why. Discuss the result. तो चलो हम देखते हैं अभी. Does the distance covered depends on the nature of the surface? Yes, of course. The nature of the surface पर ही depend होता है. यह आपको अच्छे से ख्याल में रखने का है. ठीक है. Which the cell moves. Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance? Yes, of course. स्मूथनेस भी अगर रहा उसमें सरफेस में तो भी वो क्या करेगा, अफेक्ट करेगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट. अगर स्मूथनेस रहा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर स्मूथनेस रफनेस रहेगा तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया है. चलो अब बुझो कहता है आई शैल ट्राई द एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ सैंड पेपर अराउंड द सेल्स. यानी हमने क्या क्या ले लिया था पिछले इसमें, हमने ले लिया था क्लॉथ ले लिया था, फिर सैंड ले लिया था, है ना. उसके बाद में फिर और ये इसने अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सैंड पेपर. यानी अब सैंड पेपर भी अगर रख लिया तो क्या होगा, तो किस प्रकार से उसका रिजल्ट आएगा. तो हो सकता है क्योंकि सैंड पेपर इज़ ऑलवेज द रफ, इजंट इट. वो रफ होता है तो अब उसके अंदर में बहुत सारे क्वालिटी आता है. फाइन सैंड पेपर आता है, फिर एक बहुत ही मोटा वाला आता है, तो कौन सा रख सकते वो उसके ऊपर डिपेंड. तो भी क्या होगा उसमें, उसका फ्रिक्शन डेवलप होगा उसमें. ठीक है, चलो देखते हैं. फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज. ठीक है, कहाँ से होता है ये, इरेगुलरिटीज से कारण होता है. यानी कि सरफेस में स्मूथनेस नहीं है, रेगुलरिटीज नहीं है, क्या है उसके अंदर में, इरेगुलरिटीज है ऑन द टू सर्फेसेस इन द कॉन्टैक्ट. यानी जब भी कोई टू सर्फेस इन कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या डेवलप होता है, या तो उसमें रेगुलरिटीज रहेगी या तो इरेगुलरिटीज रहेगी, है ना. इवन दो सर्फेस विच अपीयर्स वेरी स्मूथ, यानी आपको लगता तो है वेरी स्मूथ है मगर वो एक्चुअली में होते नहीं है. अ लार्ज नंबर ऑफ द माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ ऑन देम. लेकिन उसके अंदर में क्या रहती है, माइन्यूट इरेगुलरिटीज़ रहती है जो आपको अपने आँखों से देख नहीं सकता हो, लेकिन उसके अंदर में इरेगुलरिटीज़ रहती है ऑन देम. देन इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सर्फेसेस लॉक इनटू वन अनदर. यानी कि जब ऑब्जेक्ट की भी सरफेस इरेगुलर है और सरफेस का भी जहाँ पे वो रखा हुआ है वो सरफेस भी अगर इरेगुलर है, तब क्या हो गया, वहाँ पे लॉक हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड द लॉक इज डेवलप व्हेन द अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस. जब भी वो ऑब्जेक्ट अटेम्प्ट करेगा मूव करने के लिए तो वो लॉक हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा, है ना. वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू. अगर ज़्यादा दूर तक अगर लगा है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोर्स, और ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो ओवरकम या वो आगे जा पाएगा. ठीक है, ओवरकम द इंटरलॉकिंग. यानी जो इंटरलॉकिंग डेवलप हुई है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ की वो आगे थोड़ा सा जाए, अरे आपको और जोर लगाना पड़ेगा और ताकत से वो फेंकना पड़ेगा. अगर पेंसिल की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे इंक्लाइन प्लेन वाली, तो बहुत ज़्यादा ताकत से फेंकना पड़ेगा. ऑन द रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़. यस, रफ सरफेस में तो ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ रहती है ना. सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर. यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी ग्रेटर. ठीक है, अगर स्मूथ रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, और ज़्यादा इरेगुलरिटी रहेगी यानी रफनेस ज़्यादा रहेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ द रफ सरफेस इज इन्वॉल्व. ठीक है,
तो यहाँ पे देख लेते हैं ये पिक्चर, देखो यहाँ पे ये बुक है, इसका सरफेस भी अगर देखा जाए तो दिखने में तो हमें ये प्लेन दिखती है, लेकिन इसका अगर बहुत माइन्यूटली अगर सरफेस देखें तो ये देखो ये ब्लू वाला सरफेस ऊपर है, दैट मीन्स बुक ऊपर में है, तो सरफेस और बुक इसमें भी इरेगुलरिटीज दिख रही है आपको। और ये जो वुडन टेबल जो दिख रहा है सरफेस उसका भी, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरलॉक यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरलॉक यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इंटरलॉक से क्या हो जाएगा, वो सरफेस नहीं जा पाएगी या आगे नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, सो वी सी दैट द फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज, यही कहलाता है इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। दोनों भी सरफेस में अगर इरेगुलर है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। इरेगुलरिटीज इन द टू surfaces, it is obvious that the force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder। और अभी क्या होगा, फ्रिक्शन विल इंक्रीज, जब ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अगर इरेगुलर है तो यानी फ्रिक्शन क्या होना, इंक्रीज, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा वहाँ पे, फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द टू सर्फेसेज आर प्रेस्ड हार्डर। ठीक है, और बहुत जम के, जैसे हम देखते हैं ना, हम कभी हमारी मोटर जैम हो जाती है, जैम हो जाती है मतलब क्या हो जाता है, वहाँ पे इरेगुलरिटीज डेवलप हो जाती है, और इरेगुलरिटी डेवलप हुई मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वहाँ पे बढ़ गया था और इसलिए वो मोटर जैम हो जाती है। ठीक है, सो यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय द ड्रैगिंग इट अ मैट व्हेन द नोबडी इज सिटिंग ऑन इट। ठीक है, ड्रैग करेंगे अगर मैट को तो नोबडी सिटिंग, तो आप आराम से उसमें आप देख पाओगे, एंड व्हेन द पर्सन सिटिंग ऑन इट तो उसमें ज़्यादा आपको जोर लगेगा और आप मैट को खींच नहीं पाओगे। ठीक है, वैसे ही अगर एक एग्जांपल यहाँ पे देते हैं, ये बॉक्स है, बॉक्स एक को अगर आप उसको पुश करोगे तो क्या हो जाएगा, वो आसानी से चला जाएगा आगे। अगर ये सरफेस स्मूथ है तो, अगर ये भी स्मूथ है और लेकिन बॉक्स स्मूथ है लेकिन उसका सरफेस स्मूथ नहीं है तो आपको थोड़ा सा ताकत लगेगी उसमें, है ना। यू हैव पुश टू अ बॉक्स टू कीप इट मूविंग। अगर उसको मूविंग अवस्था में लाते रहना है, हर समय मूविंग लाना है तो उसको पुश करते रहना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कि एक बार पुश कर लिया तो फिर चलता रहा, ऐसा नहीं। रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस व्हेन लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हेवी बॉक्स। वो सबसे पहले हम पिछले जब फोर्स एंड प्रेशर में हमने जब हेवी बॉक्स को मूव किए थे तब क्या देखे थे, हेवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर 12.6। ठीक है, ये 12.6 का हमने ये देखे तो क्या होगा, इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। व्हाट इज़ ईजियर टू मूव द बॉक्स फ्रॉम द रेस्ट। अगर वो रेस्ट में है तो उसके मूव करना पड़ेगा, उसके पुश करना पड़ेगा या उसको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और टू मूव इट व्हेन इट्स ऑलरेडी इन मोशन। अगर वो पहले से मोशन में या किसी ऑब्जेक्ट में, जैसे हम बोलते हैं ना किसी मोशन, इसमें अगर जैसे लिफ्ट में जाते हम तो जो रहती है वहाँ पे अपने आप ऊपर चली जाती है, लेकिन आने के लिए, नीचे उतरने के लिए उसको क्या रहता है, नो इलेक्ट्रिसिटी इज़ रिक्वायर्ड। तो अब वो उसके अंदर में मोशन में अगर है, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसको उस हिसाब से वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। The force required to overcome friction at the instant an object start moving। तो अगर वो बॉक्स को अगर हमको मोशन में लाना था, हर समय उसको पुश करते रहना पड़ेगा। फ्रॉम द रेस्ट एंड अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अभी ये मेजर ऑफ क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो चीज़ हो रही है, रेस्ट से हमने उसको मोशन में लाया तो हम उसके क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। इस चीज़ को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ये याद में रखना। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग। ठीक है, अगर वो रेस्ट में है तो क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, देन इट इज मेजर अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब इसको क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, मूवमेंट में है तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, when the box starts sliding, the contact point on the surface do not get enough time to lock। अगर वो स्लाइडिंग पोजीशन में, मूविंग में है, तब क्या होगा, तब उसको नहीं मिलेगा रुकने का, उसका कोई चांसेस नहीं है। कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक, इसलिए उसको टाइम नहीं मिल पाता है वो ऑब्जेक्ट को लॉक होने में, क्योंकि उसको फोर्स अप्लाई कंटिन्यू हो रहा है ना। टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ द फ्लोर
and so the sliding friction is slightly smaller than the static friction. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमको ये बात याद में रखने का है. So the sliding friction is slightly smaller than the static friction. तो ऑब्वियसली स्मॉलर रहेगा क्योंकि स्टैटिक तो रेस्ट में हो गया, स्लाइडिंग वाला मूवमेंट में हो गया. ठीक है. सो फ्रिक्शन and you can see that friction and you find it's somewhat easier to move the box already in the motion, that is to get the started. यानी मूविंग वाले जो स्लैगिंग वाला जो हम मूविंग कंडीशन में जो था तो वो ईजियर हो जाएगा, है ना, उसको मूव करने में या मोशन देने में. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन यहाँ पे जो हमने देखा था, so the sliding friction is slightly smaller than the static friction and you find it somewhat easier to move the box. समझ में आ गया. and already in motion, अगर already in motion में रहा तो उसको सवाल ही नहीं उठता. अगर कोई मशीन के ऊपर चल रही, जैसे हम एरोड्रम में जब हम एरोप्लेन से उतरते तो हमारा जो लगेज रहता है वो अपने आप से चला जाता है, तो वो मोशन में है ना, तो उसमें ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी आपको उसको उठाने में. तो वैसे ही यहाँ पे भी है, तो आपको ये ध्यान में रखने का है. द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर दैन द स्टैटिक फ्रिक्शन. So student, here we ends our today's topic. Next topic is we are taking very important, that is friction, a necessary evil. Evil मतलब बहुत ही डरावना, जिसको हम evil बोलते हैं. ठीक है. तो फ्रिक्शन एक बहुत डेंजर भी हो सकता है, बहुत डरावना भी हो सकता है. ठीक है. और फिर बाद में हम उसका फ्रेंड भी पढ़ेंगे कि कैसे वो हमारा फ्रेंड का काम करता है. तो चलो हम यहीं समाप्त करते हैं आज का सेशन. थैंक यू. Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.